मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गड़गड़ा गड़गड़ा करके लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ा रहे थे। बनारस की ट्रैफिक जैसे थम सी गई थी। उसी समय बनारस के बस स्टैंड पर एक लड़की पहुंचती है। लड़की काफी हैरान और परेशान दिख रही थी। वो भाग भाग करके वहां पर खड़े रिक्शे वालों के पास पहुंचती है और कहती है, भैया मुझे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देंगे। सारे रिक्शे वाले जो अपना अपना छुपाव हासिल करके कहीं न कहीं किसी गुमटी के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी झोपड़ी के अंदर अपना रिक्शा खड़ा करके छुपे हुए थे, उन सबके पास भाग भाग करके जाती है, उनसे हाथ जोड़ती है और कहती है, भैया मुझे रेलवे स्टेशन किसी तरह से पहुंचा दीजिए, मेरी ट्रेन छूटने वाली है। लेकिन सारे रिक्शे वाले उसे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि आप ये बिजली कड़कती हुई देख रही हैं, ये बिजली चमकती हुई देख रही हैं, बादल ऐसे गरज रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में कौन अपना जान देने के लिए जाएगा? ये बिजली चमक रही है, कभी भी किसी का भी जान जा सकता है, इसमें अपना जान देने के लिए कौन जाएगा? आपके 20-25 रुपए के लिए हम लोग अपना जान नहीं देंगे। सारे रिक्शे वाले उसे मना करने लगते हैं। वो भाग भाग करके एक रिक्शे वाले के पास से दूसरे रिक्शे वाले के पास जाती है और हाथ जोड़ करके मिन्नतें करती है, विनती करती है कि भैया मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए। अगर मैं टाइम से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची और मेरी ट्रेन ट्रेन छूट जाएगी तो बहुत आफत हो जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तभी एक नौजवान रिक्शे वाला अपना रिक्शा लेकर के उसके पास आकर के खड़ा होता है और कहता है, मैडम आइए बैठ जाइए, कहाँ चलना है आपको, मैं लेकर के चलता हूँ। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप काफी हैरान और काफी परेशान हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन कोई भी आपका बात सुनने के लिए आज तैयार नहीं है। मौसम ही ऐसा है, कोई भी जान देना नहीं चाहेगा, लेकिन मुझसे आपका कष्ट, आपकी परेशानी देखा नहीं गया। आप आइए रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। लड़की तुरंत उस रिक्शे में बैठ जाती है और कहती है, भैया मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मेरी ट्रेन है और ट्रेन आने में बस थोड़ी सी ही समय बची है। अगर आप समय से मुझे रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचाएंगे तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगी और मुझे बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए। और अगर कल मैं प्रयागराज नहीं पहुंचती हूँ, कल मैं इलाहाबाद नहीं पहुंचती हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग करने नहीं दिया जाएगा, जिससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। किसी भी तरह से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए। वो रिक्शे वाला कहता है कि आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रेलवे स्टेशन ले चलने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अभी समय कितना है और कितना टाइम बचा हुआ है आपके ट्रेन को आने में। वो लड़की घड़ी देखती है और घड़ी देखने के बाद कहती है, भैया मात्र 17 मिनट बचे हुए हैं अभी ट्रेन को आने में, और यहाँ से दूरी थोड़ा ज्यादा है, अगर आप चाहेंगे तो अगर स्पीड बढ़ा करके ले जाएंगे तो आप मुझे पहुंचा सकते हैं। रिक्शे वाला कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेन आपकी पकड़ाऊं, आपकी ट्रेन मिस नहीं होने दूंगा। और बैठा करके वो फुल स्पीड से अपने रिक्शे को लेकर के और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, बनारस की गलियों से होते हुए जितने भी शॉर्टकट उसको पता होते हैं, उन शॉर्टकट रास्ते से रिक्शे को लेकर के और तेज स्पीड से चल रहा होता है। बार बार वो लड़की अपने घड़ी को देख रही होती है कि कहीं समय हो तो नहीं गया है। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समय काफी नजदीक आ रहा था। वो रिक्शा वाला रिक्शा चलाया जा रहा था। रिक्शा वाला अपना मुंह बांधा हुआ था, कवर किया हुआ था, कि जिसके वजह से बारिश की बूंदें उसके शरीर पर न आए। और लड़की जो थी, लड़की ने भी अपना मुंह बांधा हुआ था बारिश से अपने आप को बचाने के लिए। लड़की तो खैर छुपी हुई थी, क्योंकि रिक्शे का जो ऊपर का कवर था उसके अंदर बैठी हुई थी, और रिक्शे वाले ने उसके ऊपर एक पॉलीथीन भी लगाया हुआ था, जिससे लड़की भीग नहीं रही थी, लेकिन वो लड़का भीग रहा था। और उसी भीगते हुए, उसी बारिश में अपनी पूरी स्पीड के साथ रिक्शा चलाया जा रहा था। दोस्तों, इतना स्पीड बढ़ाता है बेचारा, चाहता है कि कैसे इस लड़की को मैं वहां तक पहुंचा दूं और इसकी ट्रेन मिस ना होने पाए। तभी अचानक उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि उस बनारस की गलियों से होते हुए जब वो निकल रहा होता है, तभी एक गड्ढे में जाकर के रिक्शे का एक पहिया फंस जाता है, जहां पर कीचड़ होता है, काफी मिट्टी होता है, और गड्ढा होने की वजह से पानी भरा हुआ था, जिसे उसे पता नहीं चल पाता है। और जैसे ही वो रिक्शे को अंदर लेकर के जाता है, उसका एक साइड का पहिया उसके अंदर फंस जाता है। लाख कोशिश करता है वहां से निकालने के लिए, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। फिर वो नीचे उतर करके और रिक्शे को धक्का मार करके उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अपने दाहिने बाएं देखता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आसपास में है, वो आ जाए और धक्का मार दे तो मेरा रिक्शा निकल जाए। लेकिन उस कड़कड़ाती बिजली और बरसते बादल के बीच में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था।
कोई भी अपने जान को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कभी भी बिजली किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह का मौसम बना हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, छुपे हुए थे, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वो बार बार चारों तरफ देख रहा था कि कोई आ जाए, कोई भी मदद करा दे और मैं इसको बाहर निकालूं। इसी क्रम में वो जोर लगा रहा था। जोर लगाते लगाते अचानक उसके चेहरे से उसका गमछा हट जाता है, और जैसे ही गमछा हटता है, वो जो लड़की रिक्शे में बैठी होती है, उसके चेहरे को देख करके दंग रह जाती है। उसके शरीर कांपने लगते हैं, उसके पैर कांपने लगते हैं, उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। उसने भी अपना दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा हुआ था, इसलिए लड़का भी उसको नहीं देख पा रहा था, और लड़के ने भी अभी तक अपने गमछे से अपने चेहरे को बांधा हुआ था, इसलिए वो लड़की भी उसको पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही रिक्शे को धक्का लगा रहा था, और अचानक जब उसके उसी क्रम में जब गमछा उसका बाहर निकल जाता है, उसके चेहरे से हट जाता है, और उसको जब लड़की देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कोई और नहीं था, उसी का तलाकशुदा पति था, जिसे 4 साल पहले उसने तलाक दे दिया था। दोस्तों, वो लड़की अपने दुपट्टे के अंदर ही अपना चेहरा रखे हुए और उसको देख रही थी, और देख करके अबाक हो गई थी कि ये ऐसे यहाँ पर रिक्शा कैसे चला रहा है। उसकी आंखें भर गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब उसे उस रिक्शे में बैठा हुआ नहीं बना, और वो सीधे रिक्शे से बाहर उतर जाती है। बाहर से आने के बाद वो पीछे जाती है, और पीछे जा करके रिक्शे को धक्का मारने लगती है। और रिक्शे वाला कहता है, मैडम आप बैठिए, आप रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, इतनी बारिश में अपने आप को भिगाइए मत, आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं धक्का मारता हूँ, मैं इसको किसी तरह से निकालता हूँ। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, वो रिक्शे को धक्का लगाती रहती है, और दोनों मिलकर धक्का लगाते हैं। फिर भी जब रिक्शा बाहर नहीं निकलता है, तभी उस लड़की को पीछे एक 12-14 साल का लड़का दिखाई देता है। उस लड़के को कहती है, बाबू थोड़ा सा आ जाओ, अपनी मदद कर दो, ये रिक्शा निकल जाए, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे स्टेशन पहुंचना है। वो लड़का उसी बारिश में भाग करके आता है और कहता है, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं मदद करता हूँ। आकर के लड़का जब धक्का लगवाता है तो रिक्शा बाहर निकल जाता है। जैसे ही रिक्शा बाहर निकलता है उस गड्ढे से, रिक्शा वाला कहता है, मैडम आप बैठ जाइए, मैं तुरंत आपको कोशिश करता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपको स्टेशन पर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वो लड़की जाकर के रिक्शे में बैठ जाती है, लेकिन उसे अब स्टेशन पर पहुंचने की उतनी खुशी नहीं थी। अब उसे दुख तो ये था कि उसका तलाकशुदा पति ये रिक्शा कैसे चला रहा है, इतनी परेशानी में ऐसे क्या कर रहा है, ये इस बारिश में भीग भीग करके इतना परेशान हो रहा है। यही दुख और तकलीफ उसे साले जा रहा था। वो अंदर ही अंदर रो रही थी, अंदर ही अंदर उस दुपट्टे के अंदर ढके हुए अपने चेहरे पर उसके आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें रो रही थी, और वो अपने पति के बारे में ही सोचे जा रही थी। बैठी होती है, और जैसे ही वो लड़का रिक्शा चलाना शुरू करता है और बारिश में भीग रहा होता है, उसके पास जो उसकी छतरी होती है, अपनी छतरी को खोल करके उसके सिर के ऊपर रख देती है, सिर के ऊपर लगा देती है, कि जिससे बारिश की वजह से, बारिश की बूंदों से उसकी बचाव हो। जैसे वो लड़का देखता है कि इस लड़की ने मेरे सिर के ऊपर छतरी लगा दिया है, वो कहता है, मैडम इतना परेशान मत होइए, हम लोग की तो ये काम है, हम लोग हमेशा कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडक, इसी में हम लोगों की तो चलना है, रोजी रोटी कमाना है, गरीब है, पेट पालना है। तो इसमें अगर हम गर्मी, बरसात और ठंड देखेंगे तो हम कैसे रोजी रोटी कमाएंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, और मैं चला करके आपको पहुंचा दे रहा हूँ। आप अपना छतरी हटाकर आराम से बैठ जाइए, आप अपने आप को छुपा कर रखिए, आपको सफर करना है, आप भीग जाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, फिर आपका आगे का जो काम है उसमें डिले हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को सेफ रखिए, आप अपने आप को बचाइए। ऐसे अगर हाथ आप बाहर करके रखेंगे तो आपका हाथ, मैं देख रहा हूँ कि भीग रहा है, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप छतरी पीछे कर लीजिए। लेकिन वो लड़की छतरी को अंदर नहीं करती है, और उसको वैसे ही उसके ऊपर छतरी लगाए हुए और चल रही थी। एक दो बार वो कहता है, लेकिन जब लड़की नहीं मानती है तो वो भी समझ लेता है कि लड़की नहीं मानेगी, काफी अच्छे विचारों वाली है, इसको इस तरह का तकलीफ देखा नहीं जा रहा है, इसलिए इसने छतरी लगाया है। और वो अपना रिक्शा तेज स्पीड से चलाता रहता है, और शॉर्टकट रास्ते से, बनारस के जो भी शॉर्टकट रास्ते उसको पता होते हैं, उस तरफ से ले जाकर के, और स्टेशन पर उस ट्रेन के आने से 2 मिनट पहले ले जाकर के स्टेशन पर पहुंचा देता है। स्टेशन पर लड़की पहुंच जाती है, उसे खुशी होती है कि वो समय से स्टेशन पर पहुंच गई है, और लेकिन उसे दुख ये होता है कि जो व्यक्ति जिसके साथ मैंने काफी साल, हमने एक साथ अपनी जिंदगी गुजारा, जिसको 3 साल पहले जिसने मुझे तलाक दे दिया, आज अचानक मुझे मिला है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि थोड़ा सा बैठ करके उससे बातें कर पाऊं, उसका समाचार ले पाऊं, तो ये जान पाऊं कि ये
इस कंडीशन में ऐसे कैसे पहुंच गया कि आज इसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है। अच्छा खासा इसका कारोबार था, अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा नौकरी करता था, अच्छा खासा पैसे कमाता था, अच्छी खासी खेती थी इसकी, लेकिन आज यहाँ पर कैसे पहुंच गया, यही चीजें सोच रही होती है। लेकिन तभी घड़ी की तरफ देखती है, उस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बचा होता है। तभी वो वहां से उसे कहती है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। वो सोचती है कि कम से कम मोबाइल नंबर दे देगा तो मैं जाने के बाद जैसे ही फुर्सत में होंगी इससे सारी बातें करूंगी। वो मोबाइल नंबर जैसे ही लिख करके दे रहा होता है, तभी अचानक से स्टेशन पर अनाउंस होता है कि ये ट्रेन जो दिल्ली को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे विलंब से चल रही है, और अभी वो जो निश्चित समय है उसके आने का, उससे 1 घंटे के बाद आएगी। जैसे ही ये अनाउंस होता है, लड़की के जो खुशी का ठिकाना है वो बिल्कुल ही नहीं रहता है। वो उछल पड़ती है, कूद पड़ती है, जैसे उसे इतनी ज्यादा खुशी मिल गई है। दोस्तों वो बगल वालों से पूछती है कि ये जो ट्रेन है, यही ट्रेन है ना, यही एक्सप्रेस ट्रेन है ना जो अभी 2 मिनट के बाद आने वाली थी। सारे लोग यही बताते हैं, हाँ वही ट्रेन है। अभी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं साइटिंग में डाल करके रखा है और लेट हो रही है, इसलिए 1 घंटे के बाद आएगी। लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन लड़के को तो पता नहीं चलता है कि आखिर ये लड़की इतनी खुश क्यों हो रही है। तभी वो लड़की को अपने पैकेट से उसको पैसा निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालती है और उसका किराया उसे देने लगती है, और किराया देने के बाद अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है। और जब दुपट्टा जैसे ही हटाती है, वो लड़का उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो कांपने लग जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसे ये जानकर कि ये जो सामने लड़की बैठी हुई है, जो सामने लड़की है जिसको मैं रिक्शे पर लेकर के आया हूँ, वो लड़की कोई और नहीं, ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगता है, दोनों रोने लगते हैं। तभी वहां पर स्टेशन पर बाकी लोग जो खड़े होते हैं ट्रेन की प्रतीक्षा में, जो लोग औरतें और जेंट्स वगैरह वहां खड़े होते हैं, सारे लोगों की जब नजर इन दोनों की तरफ जाती है तो इसे देख करके वो लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि एक रिक्शे वाले को देख करके एक लड़की जो काफी देखने में हाई फाई लग रही है वो क्यों रोने लगी है, और ऐसी क्या बात है कि ये रिक्शा वाला उस लड़की को देख करके रो रहा है। दोनों एक दूसरे को देख करके लगातार रोए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या रीजन है। हर व्यक्ति ये देख करके अचंभित हो रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देख करके क्यों रो रहे हैं, जबकि लड़की तो एक काफी हाई फाई है और लड़का तो एक रिक्शे वाला है जो इसे छोड़ने के लिए आया है, लेकिन छोड़ने के बाद ऐसे क्यों रोने लगी। दोस्तों काफी दुखी करने वाली कहानी है, काफी मर्मस्पर्शी कहानी है। दिल बिल्कुल आपका इसको कहानी को जानने के बाद अंदर से रोने लगेगा कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी कहानियां हैं, ऐसे भी एक दूसरे को प्यार करने वाले पति पत्नी हैं कि बरसों बिछड़ने के बाद भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए चाहत होती है, एक दूसरे को पाने की आशा होती है, और एक दूसरे को तकलीफ में देख करके उनकी आंखें रोने लगती है। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इस वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी का घर बच सकता है, किसी की उजड़ी हुई जिंदगी दोबारा आबाद हो सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी एक व्यक्ति की भी अगर बिगड़ी हुई जिंदगी और टूटी हुई शादी फिर से जुड़ जाती है और फिर से आबाद हो जाती है, तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजीपुर। गाजीपुर के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान रहते हैं जिनका नाम होता है रामनाथ। रामनाथ की 3 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है श्वेता। श्वेता पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। श्वेता ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था और उसका सपना था कि उसे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना था। वो अपने पिता से हमेशा कहती रहती थी कि पिताजी मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना है, और जब मैं अधिकारी बन जाऊंगी तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगी, घर द्वार अच्छा बनवाऊंगी। ये जो 2 छोटी छोटी मेरी बहनें हैं इन सब की काफी अच्छे लड़के से अच्छे घर में शादी करवाऊंगी, ऐसा हमेशा कहती रहती है। और इसे सुनने के बाद उसके पिता को काफी अंदर से तसल्ली मिलती थी, काफी खुशी होती थी कि चलो कोई बेटा अगर नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो इस लायक है, मेरी बेटी तो काबिल है, ये आगे चल के मेरे लिए बहुत कुछ करेगी। इतना उनको अपने बेटी के ऊपर प्राउड होता है।
दोस्तों समय बीतता रहता है। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके पिताजी उसकी शादी तय कर देते हैं। श्वेता कहती है, पिताजी अभी थोड़े दिन और रुक जाना था, मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करना है, और 1-2 साल रुक जाते तो मैं तैयारी करके अगर निकाल लेती तो उसके बाद शादी करना था। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटी, तेरे पीछे भी 2 बेटियां हैं, और अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा तो उनकी शादी में लेट हो जाएगा, फिर लोग मेरे ऊपर ताने मारने लगेंगे, लोग छीटाकशी करने लगेंगे कि 3-3 जवान बेटियों को घर में ऐसे बैठा करके रखा हुआ और किसी की शादी नहीं कर रहा है, मुझे तेरी शादी कर लेने दे। पढ़ाई लिखाई तो तू जब चाहेगी तब कर सकती है, मुझे तेरे ऊपर प्राउड है कि तू पढ़ लिख करके जरूर कुछ न कुछ करेगी, तो शादी के बाद भी तू कर सकती है। बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद आईएएस पीसीएस बहुत कुछ बनी है, तू भी कर सकती है। जब पिताजी ऐसे कहते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ, पिताजी का भी कहना जायज है, कल के लोग ताने मारने लग जाएंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है, कहती है ठीक है पिताजी, आप शादी तय कर दीजिए। पिताजी जाते हैं। वहीं के पड़ोस के एक गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सत्यम। सत्यम का भी परिवार काफी अच्छा होता है, छोटे से किसान होते हैं, थोड़ी बहुत जमीन होती है। उसके पिताजी की एक कपड़े की छोटी सी दुकान होती है, और वो दुकान सत्यम ही चलाता है, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी चलती रहती है और उनकी बीमारी की दवा होती है। तो दुकान जो चलाने वाला सत्यम ही था। सत्यम उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनकी दुकान अच्छी खासी चलती थी, उससे काफी अच्छा खासा इनकम हो जाता था, और थोड़ी बड़ी जो खेती थी उससे भी कुछ इनकम हो जाता था। कुल मिला के परिवार अच्छे से चल रहा था। जब श्वेता के पिताजी जाकर के उनसे मिलते हैं, लड़के को देखते हैं तो लड़का काफी उनको पसंद आता है, काफी सुंदर, काफी हैंडसम लड़का होता है, शरीर श्रेष्ठों से भी काफी देखने लायक लड़का होता है, और कोई नशा, कोई भी उसके अंदर बुरा ऐब नहीं था। वो सीधे अपने घर से दुकान जाता है, दुकान चलाता है, अपनी खेती बाड़ी देखता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। उसके पिताजी हमेशा बिस्तर पर ही रहते हैं, उनकी दवा बीरो, अपनी माँ का देखभाल, सारे चीज बड़े अच्छे तरीके से वो करता है, जिसे देखने के बाद श्वेता के पिताजी उसे पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए इससे उपयुक्त वर तो हो ही नहीं सकता है। मेरी बेटी इस घर में आएगी तो बिल्कुल राज करेगी और खुश रहेगी, और मेरी बेटी तो पढ़ने लिखने वाली है, वो यहाँ पर उसको पढ़ने का भी अच्छा मौका मिलेगा और वो पढ़ लिख करके काफी आगे बढ़ जाएगी। ये सोच करके उस लड़के की के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं, और तय समय पर सत्यम और श्वेता की शादी काफी धूमधाम से होती है। श्वेता बहू बन करके सत्यम के घर में जब आती है तो उसके सत्यम के पिताजी, उनकी माँ उस श्वेता को देख करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी खूबसूरत थी श्वेता, काफी सुंदर थी। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी है और ये यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही है, ये आगे चल के एक बहुत बड़ा अधिकारी बन सकती है, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरे घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई। अगल बगल के लोग जब सुनते हैं कि इनके घर में जो इनके लड़के की शादी हो रही है, जो बहू आ रही है वो यूपी पीसीएस की तैयारी करती है, काफी पढ़ी लिखी है, काफी पढ़ने लिखने में तेज है, तो घर आसपास वालों के बीच में भी उन लोगों की काफी इज्जत और मान मर्यादा बढ़ती है, जिसे सोच करके सत्यम भी बहुत खुश होता है कि चलो इतनी खूबसूरत पत्नी भी है और साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी इसका आले दर्जे का है। घर परिवार वाले काफी खुश होते हैं, उसे काफी इज्जत दिया जाता है, उसे कोई काम नहीं करने दिया जाता है। उसकी जो सास होती है वो हमेशा उसे अपने आंखों पर बैठा करके रखती है, हर काम सास कहती है तुम मत कर बेटी, तुम पढ़ाई कर, मैं करूंगी, तुम पढ़ाई करते रह, पढ़ाई करते रह। हमेशा सिर्फ उसके सास ससुर से चाहते हैं कि पूरे दिन पढ़ता रहे और ये आगे चल करके जरूर कुछ न कुछ बन जाए। और श्वेता जैसा उसके सास ससुर, उसके माता पिता चाहते हैं, उसी हिसाब से वो दिन रात पढ़ाई करती रहती है। और एक दिन अपने पति से कहती है कि देखिए जी, मुझे कोचिंग लगवा दीजिए, कोचिंग लगवा देंगे तो मुझे पढ़ने लिखने में काफी आसानी होगी। वैसे तो मैं यूट्यूब वगैरह से अपनी तैयारी कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आप कोचिंग लगवा देंगे तो और भी तैयारी बेटर तरीके से हो जाएगा। उसका पति सत्यम कहता है कि ये पहले ही क्यों नहीं बताया तुमने, जब पहले कही होती तो पहले ही लगा दिया होता, फिर लेट करने की क्या जरूरत थी। वो कह रही थी कि देखिए पहले मैंने फॉर्म भरा नहीं था, अभी पिछले महीने मैंने फॉर्म भरा है, इसलिए फॉर्म जब भर दी हूँ तो सोच रही हूँ कि अच्छे तरीके से तैयारी करूँ। सत्यम कहता है ठीक है, कल कल ही चलो मेरे साथ और तुम्हारा चल करके मैं एक अच्छे कोचिंग में एडमिशन करवा देता हूँ। वहां से उसको सीधे बनारस लेकर के आ जाता है, और गाजीपुर से तकरीबन 80-90 किलोमीटर के आसपास बनारस पड़ता है। वो बनारस लेकर के आ जाता है, और बनारस आने के बाद उसका बनारस में ही एडमिशन करा दिया जाता है, एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है। वो कोचिंग करने लग जाती है, और उसका पति जो है गाजीपुर में रहता है, वो यहाँ बनारस में यूपी पीसीएस की कोचिंग करने लगती है। बीच बीच में हफ्ते दिन पर वहां पर
गाजीपुर जाती है, अपने गांव जाती है, अपने पति से मिलती है और फिर 1-2 दिन रह करके फिर बनारस आ जाती है। इसी तरह से इसी क्रम में इसका चल रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे जो उसका पति सत्यम होता है, वो इसको देख करके काफ़ी ये महसूस करने लगा था कि ये ज़रूर ये बनारस में रहने लगी है, इसको शहर का हवा लग गया है। ये कोचिंग के नाम पर दूसरे-दूसरे लड़कों से बातें करती है, दूसरे लड़कों से चैटिंग करती है और इसका ज़रूर कुछ न कुछ किसी लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध हो रहा है, अनैतिक संबंध कायम कर रही है। ये उसके दिलो-दिमाग में बैठने लगा था। वो पत्नी को हमेशा टोकने लगता है, कहता है कि देखो, तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं तुम वहाँ चली जाती हो, मैं कॉल करता हूँ, तो तुम्हारा मोबाइल हमेशा बिज़ी आता है। जब भी तुम्हें यहाँ भी आती हो तो तुम्हें देखता हूँ, तो किसी न किसी से बातें करती रहती हो, किसी न किसी से चैट करती रहती हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा रहन जो है, रहन चाल जो अभी है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसकी पत्नी श्वेता कहती है, देखिए जी, शक मत करिए, मैं बिल्कुल पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपके अलावा किसी और से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, जो दोस्त मेरे साथ पढ़ते हैं उसमें लड़के भी हैं, उनके साथ सिर्फ पढ़ाई-लिखाई की बात करती हूँ। किस तरीके से कोचिंग में का बेटर तरीके से तैयारी किया जाए कि हम लोग अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, वही चीज़ें तैयारी तैयारी के बारे में बात करती हूँ। ऐसा कोई भी नाजायज़ किसी के साथ कोई फालतू बात नहीं करती हूँ। लेकिन जो सत्यम के दिलो-दिमाग में बैठ जाता है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि ज़रूर मुझे मूर्ख बना रही है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमेशा सत्यम भी ये सुनता आया है कि ये एसडीएम बनने के बाद उसके पति ने उसको रिक्शा चला करके पढ़ाया, उसके पति ने उसको ऐसे करके पढ़ाया, खेत बेच करके पढ़ाया और जब वो एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है। उसके पति ने उसको इस तरह से मजदूरी करके पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया और जब वो अफसर बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है। ऐसे न्यूज़ उसके भी दिलो-दिमाग में बैठ जाते हैं। वो भी हमेशा ये सुनता रहता है और यही कारण होता है कि उसके दिलो-दिमाग में भी ये शक पैदा हो जाता है कि मेरी भी पत्नी मुझे धोखा दे रही है और किसी न किसी के साथ ये नाजायज़ संबंध बना रही है और कल के दिन जब ये बड़ा अधिकारी बन जाएगी तो ज़रूर मुझे छोड़ देगी। इसलिए अभी से इसके ऊपर रोक लगाया जाए। दोस्तों, इसलिए वो हमेशा श्वेता को रोकता है, टोकता है और कहता है कि देखो, जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा मोबाइल बिजी रहता है, हमेशा तुम किसी न किसी से चैट करती रहती हो और ये सब चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन तो गुस्से में वो श्वेता को लगा कहने की तुम्हारा नाजायज संबंध बन चुका है लोगों के साथ, तुम हर दिन किसी न किसी के साथ नाजायज संबंध बनाती हो। ये जब बनारस होती है वहीं से फोन करके ही वो कहने लगता है कि तुम अच्छी नहीं है, तुम खराब औरत हो, तुम्हारा ये रिश्ता है, तुम्हारा वो रिश्ता है, मतलब दुनिया भर की उसको उल्टी सीधी बातें कहने लग जाता है। श्वेता से बर्दाश्त नहीं होता है, श्वेता रोने लगती है और कहती है ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं कह लीजिए, मैं जब वीकेंड पर जब सैटरडे संडे को जब मैं आऊंगी फिर मैं आपसे बातें करूंगी। शनिवार को जब अपना कोचिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद शाम को वो गाजीपुर पहुंचती है तो अपने पति से मिलती है, तो उसका पति उससे मिलते ही पहले तो उससे कन्नी काटता है, उससे बातें नहीं करता है। वो काफी नाराज दिख रहा था और उससे पूछती है कि आप क्या कह रहे थे। उस दिन काफी आप उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे थे, ऐसी क्या परेशानी आपको मेरे से हो गई है जिसकी वजह से आप शक करने लगे हैं कि मैं किसी दूसरे के साथ नाजायज रिश्ता बनाई हूँ, किसी दूसरे के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। अगर आपको यही था तो आपने मुझे कोचिंग के लिए बनारस भेजा ही क्यों? नहीं भेजना था, मैं घर पे रहती, घर पर ही पढ़ाई करती, जितना होता करती, नहीं होता छोड़ देती। मैं भी बाकी औरतों की तरह से नहीं पढ़ती लिखती, नहीं आगे बढ़ती। आपने क्यों मुझे कोचिंग के लिए भेजा? तभी वो और भी उसका पारा गर्म हो जाता है और सत्यम और भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि हाँ, तेरा नाजायज रिश्ता है किसी न किसी के साथ और तू आज नहीं तो कल मुझे छोड़ करके भाग ही जाएगी, ये मुझे पता है। अभी नहीं तो तू जब जिस दिन अफसर बन जाएगी उस दिन तो तू छोड़ करके मुझे भागेगी ही, मुझे पूरा भरोसा है। जब इतना सुनती है तो वो भी आग बबूला हो जाती है, वो भी इसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे ही जो अनपढ़ पति होते हैं वो अपने पति पत्नी को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसका टांग खींचने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी पत्नी हमेशा उसके पैरों की धूल बनी रहे, उसके पैरों के नीचे दबी रहे। इस तरह से जब श्वेता बोलती है तो वो भी चिढ़ जाता है, वो भी गुस्से में लाल हो जाता है और श्वेता को एक दो थप्पड़ जड़ देता है। दूर बैठे हुए उसके सास ससुर जब ये देखते हैं तो भाग करके आते हैं और अपने बेटे सत्यम को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो शक है ना, ये शक एक दिन पूरे परिवार को खा जाएगा। इतनी नेक बहू, इतने अच्छे विचारों वाली बहू पाने के बाद भी तुम इसके ऊपर शक कर रहे हो ना, ये शक तुम्हारा एक दिन पूरा परिवार को खा जाएगा, पूरी जिंदगी तुम्हारी भी बर्बाद हो जाएगी और बहू की भी जिंदगी बर्बाद होगी। हम बूढ़े तो ऐसे ही मर जाएंगे तुम लोगों के
इन्हीं सब चीजों को सुन करके उसके माता पिता उसको बहुत समझाते हैं। लेकिन जब कहते हैं दोस्तों कि अगर इंसान के दिमाग में किसी भी तरह का एक शक का कीड़ा अगर पनप जाता है, वो कीड़ा अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, उसको इस तरह से बर्बाद करके छोड़ता है जिसका कोई भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। और वही चीज उसके जीवन में होता है। उसके अंदर जो शक का कीड़ा था, शक इतना ज्यादा हो गया था, और शक का कारण भी ये था कि वो पढ़ा लिखा कम था, उसको ज्ञान कम था, समझदारी कम था, उसको मोबाइल और सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं था। क्योंकि आज जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी है, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है। इन चीजों का उसे जानकारी नहीं था। वो सिर्फ इतना ही जानता था कि अगर ये मोबाइल पर मोबाइल देख रही है तो पक्का किसी न किसी के साथ चैट कर रही है, मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है तो पक्का किसी न किसी यार से बात कर रही है, किसी न किसी अपने चाहने वाले से बात कर रही है। उसे ये पता नहीं था कि अगर कोई बात कर रहा है तो अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात कर रहा होगा, अगर वो कोई चैट कर रहा है तो अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कर रहा होगा। ये उसको पता नहीं था, वो अज्ञानी था। इसीलिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। और यही चीजें, यही अज्ञानता उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। और एक दिन फिर से अपनी पत्नी को डांटता है, और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर से जब वो हाथ उठा देता है तो श्वेता वो उस दिन बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अपने पिता को फोन करती है और कहती है, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। जिस पति के साथ आपने मेरा रिश्ता किया, उसको जब मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो इसके साथ मुझे रहना नहीं है। और अब तो ये मारना भी शुरू कर दिया है, एक बार नहीं है दूसरी बार मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है। अब मैं एक पल यहाँ पर नहीं रुकूंगी। अगर आप आते हैं, आप मुझे लेकर के चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद यहाँ घर छोड़ करके भाग जाऊंगी। और भाग करके मैं कहीं भी चली जाऊंगी, न यहाँ किसी को मिलूंगी न आप लोगों को मिलूंगी। जब ये बातें उसके पिताजी और उसकी माँ सुनते हैं, तुरंत उसके पिताजी भाग करके गाजीपुर से ट्रेन पकड़ करके और पहुंचते हैं उसके घर। और जब घर जाते हैं तो देखते हैं तो घर का हालत काफी कंडीशन खराब था। वो अपने दामाद को बुलाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका तो शक की कीड़ा जो थी उसके दिमाग के ऊपर हावी हो गई थी। वो उसकी बेटी कहती है, श्वेता कहती है, अब मैं नहीं रुकूंगी, आप किसी को भी समझा लीजिए, मुझे लेकर के चलिए। और अंत में लास्ट में श्वेता के सास ससुर से कहते हैं वो कि क्या करें अभी हम। तो श्वेता के सास ससुर भी कहते हैं कि आप बेटी को ले जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो लड़का है, एक कुछ दिन इससे दूर रहेगा तभी इसके ऊपर, इसके दिलो दिमाग को ठिकाना पहुंचेगा, नहीं तो ऐसे ही शक की कीड़ा इसके दिलो दिमाग में रहेगा। आप श्वेता को, हम लोग भी श्वेता को आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, इसलिए कुछ दिन के लिए आप अभी लेकर के अपने घर चले जाइए। उसके पिताजी श्वेता को लेकर के अपने घर आ जाते हैं, और श्वेता रहने लग जाती है अपने माता पिता के साथ ही। कुछ दिन श्वेता इंतजार करती है। श्वेता के भी दिलो दिमाग में ये था कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, 1-2 दिनों के बाद उसका दिमाग शांत होगा तो जरूर वो आएगा लेने के लिए, और मैं चुपचाप खुशी खुशी चली जाऊंगी। उससे कहूंगी कि आगे से ऐसा काम नहीं करना, आगे से पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई दरार नहीं होना चाहिए, किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इतना कह करके मैं उसके साथ चली जाऊंगी। लेकिन जब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन इंतजार करती है और उसके तरफ से ना कोई फोन आता है और न वो लेने के लिए खुद आता है, तो वो बिल्कुल गुस्से में हो जाती है, और उसी दिन वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर देती है। तलाक की अर्जी जब दाखिल कर देती है, फिर उसके पास वो चीज जाता है। जब समन सत्यम के पास जाता है तो सत्यम उस तलाक के समन को देख करके और दंग रह जाता है, क्योंकि सत्यम भी सोच रहा था कि जरूर 2-4 दिनों में वो आ जाएगी। लेकिन जब ये चीज उसके पास जाता है तो वो भी गुस्से में हो जाता है, और गुस्से के बाद में वो भी समन को साइन करके और भेज देता है। थोड़े दिनों के बाद इन दोनों के बीच में तलाक का कार्रवाई पूरा हो जाता है, और दोनों पति पत्नी के रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं। सत्यम अपनी दुकान संभालने लग जाता है, और जो श्वेता होती है वो अपने पिता से कह करके पढ़ाई लिखाई अपना शुरू कर देती है। जब इनका तलाक होता है तो कोर्ट से कुछ रकम देना होता है, कुछ रकम डिसाइड किया जाता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को देना होगा। लेकिन सत्यम के पास उतने पैसे नहीं थे। सत्यम की दुकान उतनी बढ़िया चल नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने घरेलू चीजों में काफी टेंशन में रहता था। वो दुकान के ऊपर कम ही ध्यान दे रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसकी जो जमीन थी, जमीन को उसे गिरवी रख करके और अपनी पत्नी को एल्यूमिनियम मनी के तौर पर उसे देना पड़ा था, और वो दिया था। उसके बाद उसके पीछे जो सत्यम था, सत्यम की भी 3 बहनें थी, और तीनों शादी करने वाली थी। सत्यम बड़ा था सबसे, और उसकी 3 छोटी बहनें थी जिसका शादी करना बाकी था। अब वो अपनी जमीन को एक एक करके गिरवी रख करके और एक एक बहन की शादी करने लगता है। दोस्तों, इधर जो श्वेता थी
श्वेता अपने पिता के घर जाने के बाद उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगते हैं और हमेशा उसे कहते हैं कि अरे तुम अपने पति को मना करके फिर पति के साथ रहो, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर एक दिन उसके पिताजी कहते हैं अगर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है तो तुम किसी दूसरे के साथ ही शादी कर लो, लेकिन अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी जीवन तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह से बैठी है और तुम इस तरह से अकेले कब तक रहोगी? श्वेता कहती है पिताजी अगर मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी तो क्या गारंटी है कि वो मेरे ऊपर शक नहीं करेगा? मेरा पहला सपना है, मुझे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, मुझे यूपीपीसीएस क्लियर करना है, और उसके बीच में अगर ऐसा पति मिल जाएगा, इसने तो कहो पढ़ने के लिए छोड़ा भी था, लेकिन अगला अगर जो मिलेगा वो हो सकता है कि वो मना कर दे कि पढ़ाई करना ही नहीं है, फिर मेरी जिंदगी क्या होगी? मेरा सपना तो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं कोई भी शादी नहीं करूंगी जब तक मैं अपना यूपीपीसीएस क्लियर नहीं करूंगी। जब उसके माता पिता को ये चीज पता चल जाता है कि ये मानने वाली नहीं है, फिर कहते हैं ठीक है जो तुम्हारी मर्जी वही तुम करो, और उसके बाद वो यूपीपीसीएस की तैयारी में लग जाती है, कोचिंग करने लग जाती है, और कोचिंग करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद यूपीपीसीएस को क्लियर कर लेती है, और यूपीपीसीएस करने के बाद क्लियर करने के बाद वो डीएसपी बन जाती है। दोस्तों डीएसपी इधर वो बन जाती है, और उसके बाद उसी डीएसपी की ट्रेनिंग करने के लिए वो प्रयागराज जा रही होती है। ट्रेनिंग में जाने से पहले उसका 3 दिन का प्री ट्रेनिंग था, और प्री ट्रेनिंग करने के लिए वो प्रयागराज जा रही थी, और उसी प्रयागराज जाने के लिए वो गाजीपुर से चल करके बनारस बस स्टैंड पर पहुंची थी। बस के द्वारा बनारस बस स्टैंड पर पहुंची थी, और तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। सारे रिक्शे वगैरह वाले सब इधर उधर छुप जाते हैं, कोई रिक्शा वाला नहीं मिलता है, और उसे वहां से रिक्शे से रेलवे स्टेशन तक जाना था, क्योंकि उसके ट्रेन का समय हो गया था। बीच में गाजीपुर से आते टाइम भी बारिश की वजह से बस ने भी रोकते रोकते लेकर के आया था और उसको डिले कर दिया था, और यहाँ पहुंचने के बाद और उसको डिले हो जाता है। मात्र 5-7-10 मिनट बचा होता है ट्रेन आने में, और वो काफी हैरान और परेशान थी, क्योंकि उसको जो लेटर आया था उस लेटर में प्रॉपर मेंशन किया गया था कि अगर आप जिस दिन प्री ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उस दिन अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग में भी न भेजा जाए। इसका दुख उसे, इसका तकलीफ उसे बहुत था कि किसी भी तरह से मुझे पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत कहीं ऐसा ना हो कि बेकार चली जाए, इतना सिलेक्शन लेने के बाद भी मेरी ऐसी हालत हो जाए। जब वो सेलेक्ट हुई थी, जब सेलेक्ट होने के बाद उसने अपने घर वालों को बताया था कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो घर में काफी खुशी का माहौल था। उसके गांव में उसे गाड़ी में बैठा करके पूरे गांव गांव घुमाया गया था कि इनकी लड़की देखो, शादी की थी लेकिन घर वालों ने, जब इसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो इसने जी जान मेहनत लगा करके, मेहनत कर करके, और ये देखो डीएसपी बन गई है और ये ट्रेनिंग में जाने वाली है। सारे बच्चे जो उस गांव के थे, जो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सबको एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि देखो शादी के बाद भी मेहनत करके और ये डीएसपी बनी है। वो एक एग्जाम्पल सेट कर गई थी। उसके माता पिता, उसके साथ सारे लोग काफी खुश थे। उसके माता पिता हमेशा यही कहते थे कि देखो मेरी बेटी ने हमारी इज्जत बढ़ा दिया, और उस दिन जब वो यही चीजें सोच रही थी कि मैंने कितना इज्जत अपने घर परिवार का बढ़ाया, मेरे माता पिता ये जानकर कि ये डीएसपी बन गई है कितने खुश थे, और मेरे गांव वाले कितना घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये लड़की कितनी मेहनत से डीएसपी बन गई, कहीं मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा यह सपना बर्बाद ना हो जाए। और यही सोच सोच करके उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वो बार बार वहां पहुंचने के बाद हर रिक्शे वाले से कहती थी भैया मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन कोई भी रिक्शा वाला तैयार नहीं होता है। तभी वो लड़का, जो उसका पुराना पति था, तलाकशुदा पति था, वो उसकी परेशानी उससे नहीं देखी गई, और वो वहां पर आकर के कहता है मैडम आइए बैठ जाइए, मैं आपको ले चल के वहां पर स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। और उसके बाद जब वो लेकर के उसको चलता है, रास्ते में उसकी रिक्शा खराब होती है, रिक्शा फंसती है। फंसने के बाद उसको किसी भी तरह से जब स्टेशन पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद जब दोनों अपना अपना जो चेहरा ढके थे उसको जब खोलते हैं और एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को पहचान जाते हैं, दंग हो जाते हैं, और एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। तभी वहां पर बगल में जाकर के वो श्वेता कहती है कि ठीक है थोड़ी देर आओ बैठो, यहाँ बैठते हैं और बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं। दोनों जाकर के बगल में बैठते हैं, और बैठने के बाद श्वेता कहती है कि देखो मैं तो काफी ताज्जुब हूँ कि तुम्हारे पास इतनी धन दौलत, इतना था, तुम्हारी दुकानें थी, तुम्हारे खेती बाड़ी थे, सब कुछ थे, लेकिन अचानक तुम आज रिक्शा चालक कैसे बने?
रिक्शा चलाने वाले कैसे बन गए। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगता है और कहता है कि आज मुझे रिक्शा चालक बनाने वाली भी तुम ही हो, तुम्हारे वजह से ही आज मैं रिक्शा चलाने वाला बना हूँ। तुमने उस दिन तलाक देने के बाद जब चली गई और तुम्हें एल्यूमिनियम मनी के तौर पर मुझे कुछ पैसे देना था, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपना जमीन गिरवी रख करके और तुम्हें पैसे दिया। उसके बाद से फिर मेरी 3-3 बहनें थी, उनके शादी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं थे। उधर मेरे पिताजी बीमार बिस्तर पर पड़े हुए थे, उनका दवा काफी महंगा चल रहा था। उन दवाइयों के लिए मुझे पैसे इधर-उधर से इकट्ठा करने थे। वो सारा काम करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही थी और उसके लिए मुझे एक-एक करके अपनी जितनी मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जो मेरी ज़मीनें थी, सब गिरवी रखी गई। लास्ट में मेरी जो दुकान बची थी, मेरी लास्ट वाली बहन की शादी में, वो दुकान भी गिरवी पड़ गई। वो दुकान भी मुझे किसी और को देना पड़ा और जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पेट पालने के लिए जब कुछ नहीं बचा, मेरे माँ-बाप को ज़िंदा रखने के लिए जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मुझे मजबूरन बनारस आकर के और रिक्शा चलाना पड़ा। रिक्शा चलाता हूँ, जो पैसे मिलता है, उससे अपने पिताजी का ट्रीटमेंट कराता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ और किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। जब ये बातें श्वेता सुनती है, तो श्वेता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती है और रोते रोते उसे कहती है कि देखो, ये गलती तो मैं मानती हूँ कि मेरी है, मैंने भी गलती किया, लेकिन जितनी गलती मैंने किया उतनी ही गलती तुमने किया, जबकि तुम्हारी गलती ज्यादा है। सत्यम कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा गलती किया, मैंने गलत शक किया तुम्हारे ऊपर। बाद में तुम्हारे जाने के बाद मैंने लोगों से पता भी किया कि ऐसी बात है, तो सारे लोग यही बोले नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। उसके जैसा पतिव्रता स्त्री तो कोई हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने पति की ही बात करती है, पति के अलावा तो किसी की बात ही नहीं करती। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सहेलियों से भी कईयों से मिला मैं, सब यही कहती हैं, अरे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया उसके साथ। वो जब भी मिलेगी, जब भी कहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ही बखान करती थी, बाकी किसी के बारे में कुछ कहती ही नहीं थी। लेकिन आपने उसको क्या शक करके छोड़ दिया। इतना कह करके वो फूट फूट करके वहीं पर रोने लगता है और अपने गमछे से अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। इतना रोता है, इतना रोता है कि उसको देख करके श्वेता खुद रोने लग जाती है। श्वेता फिर उसके गमछे को लेती है, अपने दुपट्टे से उसके आंखों को पोंछती है और कहती है, अब चुप हो जाइए, जो हो गया सो हो गया। गलती आपकी भी थी और गलती मेरी भी थी। आपने अगर थोड़ा सा मुझे ताने मारा, थोड़ा सा बोला, तो मुझे चले नहीं जाना चाहिए था और मैं जब चली भी गई, तो बेशक आपने नहीं बुलाया, मुझे आ जाना चाहिए था। यही अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, यही हम लोग की बचपना था, जिसे हम लोग सही से समझ नहीं पाए। हर पति पत्नी को ये चीज समझना चाहिए कि अगर पति गुस्सा हो जाता है तो पत्नी को मना लेना चाहिए, और अगर पत्नी गुस्सा हो जाती है तो पति को मना लेना चाहिए। और यही दोनों हम दोनों के बीच में नहीं हुआ। तुम भी गुस्से में हो गए, तुम भी अपने ईगो में और मैं भी अपने ईगो में, और जिसका नतीजा हम लोग को ये होना पड़ा कि हम दोनों की जो डगर थी, दो रास्ते थे, वो अलग अलग हो गए। आज हम लोगों का 4 साल बर्बाद हो गया। आज काश अगर हम साथ होते तो हम दोनों की जिंदगी आबाद होती। हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारा बच्चा भी होता, हमारा एक परिवार भी हो गया होता। जब ये बातें, बच्चे की बात जब वो जैसे ही बोलती है, वैसे ही सत्यम फिर फूट फूट करके रोने लगता है और इतना बोलने के बाद श्वेता भी रोने लगती है। सचमुच इनका 4 साल बर्बाद हुआ था। इन 4 सालों में उसके घर में भी, उनके आंगन में भी एक बच्चा खेल रहा होता। यही चीजें वो सोचते हैं और रोते रहते हैं। फिर सत्यम कहता है कि अब जाइए, आप तो एक डीएसपी बनने जा रहे हैं, एक अधिकारी बन चुकी हैं, आप तो बहुत बड़े लेवल पर हैं। मैं एक रिक्शा चलाने वाला हूँ। अब तो आपका और हमारा कोई मेल है भी नहीं और हम दोनों का मिलन संभव असंभव ही है। इसलिए आपकी अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी और आप फिर अपने ट्रेन को पकड़ करके चली जाएंगी। आपका रास्ता अलग हो जाएगा, मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। अच्छा लगा आपसे एक बार मिल करके, कम से कम कुछ अपनी जो गलतियां मैंने किया था उसको आपको बता दिया। उसके लिए मैं बार बार आपके पैरों को पकड़ करके माफी मांग रहा हूँ कि उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं तो ये जीवन भर मुझे टेसता रहेगा। आज भी जब मैं उन बातों को सोचता हूँ, हर रात हर दिन रोता हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ी भूल कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझे अगर माफ करेंगे आप और कहेंगे कि मैंने आपको माफ कर दिया, तो थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। इसलिए अपनी जुबान से एक बार कह दीजिए कि मैंने आपको माफ कर दिया। तभी श्वेता कहती है, श्वेता की आंखें गमगीन हो जाती है। अपने पति की इस तरह की बातें सुन करके वो रोने लगती है और कहती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, बार बार पैरों पर के बारे में क्यों कह रहे हैं कि पैरों पर पड़ूंगा। पति का काम पत्नी के पैरों पर पड़ना नहीं है। मैं कल भी आपकी पत्नी थी, आज भी आपकी पत्नी हूँ और आजीवन आपकी पत्नी रहूंगी।
मैं पहले भी आपको अपनी ही आपकी पत्नी मानती थी, हमेशा मानती हूँ, आज भी मेरे दिल में आप ही हैं। बेशक आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन हर दिन हर रात मैं भी आपके बारे में ही सोचती थी कि मेरी एक गलती की वजह से और ये सब चीजें हो गई, सारी दूरियां बन गई। तो मेरी भी गलती है और मुझे भी आपको माफ करना पड़ेगा। सत्यम कुछ नहीं बोलता है, सत्यम चुपचाप रहता है। फिर वो आगे बढ़ करके और सत्यम को वहीं स्टेशन पर ही सबके सामने ही अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मैंने आपको माफ कर दिया, अब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी, आप क्या मानेंगे? तो सत्यम कहता है, हाँ बताइए क्या कहना है। वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? सत्यम के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, सत्यम की धड़कनें बढ़ जाती है और सत्यम सोचने लगता है कि एक डीएसपी एक इतनी बड़े पोस्ट पर पहुंचने के बाद इसको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, इसको तो किसी को भी अपना जिसके ऊपर हाथ रख देगी वो इसके साथ तैयार होने की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इतनी खूबसूरत और ऊपर से डीएसपी बनने वाली लड़की और फिर से एक रिक्शे वाले के साथ शादी करने के लिए क्यों कर रही है? वो सोचने लग जाता है, उसकी आंखों से भर भर आंसू बहने लग जाते हैं और कहता है, क्या बोल रही हो आप? वो कहती है कि मैं यही बोल रही हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ और सदा आपकी पत्नी रहना चाहती हूँ। तलाक हो गया तो क्या हो गया, हम फिर से शादी करेंगे, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? जब इतनी बातें सत्यम सुनता है तो तुरंत अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आपका। श्वेता उसके गले लग जाती है, दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं और काफी खुश होने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनके चेहरे पर हंसी आने लग जाती है और उसके बाद धीरे धीरे अब श्वेता के जाने का समय हो जाता है, ट्रेन के आने का समय हो जाता है और ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती है, श्वेता उससे विदा लेती है और कहती है कि थोड़े दिन इंतजार और कर लो, मैं आऊंगी और आने के बाद फिर हम दोनों की अलग जिंदगी होगी, मैं जहाँ रहूंगी वहीं पर तुम रहोगे। ये मेरा फ़ोन नंबर अपने पास रखना और हर दिन फ़ोन करना, हर शाम को फ़ोन करना। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। अपना फ़ोन नंबर लिख करके दे दो। सत्यम भी अपना फ़ोन नंबर उसको लिख करके देता है और श्वेता अपना फ़ोन नंबर देती है। वो यहाँ से प्रयागराज चली जाती है। 2-3 दिन का अपना फ्री ट्रेनिंग करने के बाद उसका जहाँ भी ट्रेनिंग करना होता है वहाँ पर चली जाती है। वहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों पति पत्नी अक्सर घंटों-घंटों दोनों एक-दूसरे से बातें करते रहते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद श्वेता डीएसपी बन करके आती है और डीएसपी बनने के बाद आकर के अपने पति से सबसे पहले जाकर के सत्यम से मिलती है, सत्यम के माता पिता से मिलती है और उसके माता पिता भी श्वेता को देख करके काफी खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी जाकर के मंदिर में दूसरे दिन शादी कर लेते हैं और फिर कोर्ट में भी जाके अगेन दोनों सत्यम और श्वेता की शादी हो जाती है। उसके सास ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने घर जाती है, अपने माता पिता से मिलती है और अपने माता पिता को बता देती है कि मैं अपने पति से मिल चुकी हूँ और मैंने दोबारा सत्यम के साथ शादी कर लिया। उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं कि चलो बेटी ने फिर से दोबारा शादी कर लिया। उनको डबल खुशी मिलती है, उनकी बेटी आज डीएसपी बन के आई है और उसने साथ साथ में अपने पति के साथ शादी भी करके आई है। माता पिता बहुत खुश होते हैं। थोड़े दिनों के बाद एक एक करके वो अपनी जो उसकी छोटी बहनें थी, अपनी सारी बहनों का अच्छी अच्छी जगह पर देख करके, अच्छा अच्छा लड़का देख करके शादी करवा देती है। शादी करवाने के बाद अपने पति को लेकर के और जहाँ पर वो सरकारी आवास में डीएसपी थी, जहाँ डीएसपी थी जिस जिले में, वहीं पर सरकारी आवास में अपने पति के साथ रहने लग जाती है। 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद उनके घर में एक लक्ष्मी आती है, एक बेटी पैदा होती है। दोनों पति पत्नी बेटी को पाकर के काफी खुश होते हैं। उनके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं और नाना नानी भी ये बात जान करके काफी खुश होते हैं कि अब हम लोग भी नाना नानी बन चुके हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और बेटी की पैदा होने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है और पूरा परिवार काफी खुशी पूर्वक रह रहा होता है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी मिल गए, पहले मिले, बिछड़े और अंततः जो होनी होती है वो होती है और फिर से भगवान ने इन दोनों को एक कर दिया। इन दोनों का परिवार आबाद हो गया। लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। एक बार बिछड़ने के बाद मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि बिछड़ने की नौबत ही आनी ना आए। हमेशा बिछड़ने से पहले ही इस मामले को सलटा लेना चाहिए, इस मामले का समाधान कर लेना चाहिए और इस मामले का समाधान कोई और नहीं, दुनिया नहीं करेगी, कोर्ट नहीं करेगा। इस मामले का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक पति पत्नी ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा समाधान, सबसे बड़ा न्याय सिर्फ और
सिर्फ पति पत्नी की आपस की बातें, आपस की इच्छाएं और आपस की जानकारी के बीच में निहित है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर समझदारी होगी तो सारी समस्याओं का निदान आप खुद कर सकते हैं। पति और पत्नी की काफी सामंजस्य बना करके और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आप दोनों को एक अलग होना पड़े। आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही अच्छी और सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।